नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं एनबीसी। बिहार में चुनावी तापमान, चुनावी पारा अपने उफान पे है। ऐसे में हम गया के बौद्ध गया जगह पे आ गए हैं। वही बौद्ध गया है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी और ये एनलाइटमेंट का प्लेस को लेकर के बहुत देश दुनिया में मशहूर है। सिर्फ भारत में ही नहीं, देश दुनिया मशहूर है। हमारे साथ चुनावी तापमान पर, चुनावी मौसम पे बातचीत करने के लिए यहाँ के विधायक सर्वजीत पासवान जी हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एनबीसी पे। हमारी ओर से भी बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपके चैनल जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो फैक्ट है वो आप जो दिखाते हैं, जो करते हैं, हम लोग भी सब प्रभावित हैं, देश के लोग भी प्रभावित हैं। इसलिए हम आपके चैनल को बहुत बधाई देते हैं। सर, चुनावी पारा ऊपर चढ़ा हुआ है तो सवाल की जो झड़ी है वो भी चुनावी तापमान के मुताबिक हो। सर, आपको क्या लगता है कि सामने नीतीश कुमार हैं, नरेंद्र मोदी हैं, बेहतरीन पार्टनर्स हैं दोनों। पिछले लोकसभा में उन्होंने एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट किया, 39 सीट्स उन्होंने कब्जा जमाया है। कैसे तेजस्वी जी कैसे उसको, उस ब्रेक को कैसे तोड़ेंगे, उस जोड़ी को? देखिए, मेरा बहुत सीधा सवाल है देश के लोगों से भी और बिहार के युवाओं से भी। यह देश लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब कि एक मंदिर, एक मस्जिद, गिरजा, सबको एक साथ लाने के बाद लोकतंत्र का निर्माण हुआ था। और हर व्यक्ति चाहता है, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बने, नौकरियां मिले। देश की जो हालात है, देखिए, धर्म को मैं मानता हूँ। हम भगवान बुद्ध के धरती पर रहते हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। हम जो है राम मंदिर हो या जहाँ भी हो, जो भी मंदिर हो, हम सभी मंदिर और मस्जिद, गिरजा, सभी धर्म को मैं मानता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, क्या धर्म के नाम पे इस देश का युवा अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकता है क्या? इस देश का युवा देश का नाम कैसे रोशन करेगा? देश में रोजगार नहीं है, धर्म के नाम पे आप लोगों को भटका रहे हैं। हम उसी चीज की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और आपके माध्यम से युवाओं को अपील करते हैं कि अगर सर्वजीत अपने सत्ता का सुख भोगने के लिए दल बदलने के भी प्रयास करे, और मैं बहुत काम किया हूं, तो हमें भी स्वीकार नहीं करना। क्योंकि अभी देश को जरूरत है बचाने का। देश कैसे बचेगा? धर्म के नाम पे लोगों को भटकाना चाणक्य की नीति थी कि जब राजाओं से जनता हिसाब मांगे कि आप राजा बनकर के राज्य के लिए क्या किया, तो धर्म के नाम पे भटकाने का प्रयास शुरू से चलते आ रहा है। यही काम आज देश के नेता कर रहे हैं। इसलिए मैं कतई चिंतित नहीं हूं। मैं तो कहता हूं तेजस्वी यादव को कि प्रधानमंत्री को भी, आप देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दो कि आप आकर के किसी भी क्षेत्र में आपने रोजगार कितना दिया है इस देश के युवाओं को, ये सिर्फ बता दो। और एक चैनल में प्रधानमंत्री जी मेरे साथ बहस करने के लिए आप तैयार हो जाइए, एक एक आंकड़ा के साथ। सर मैं बीच में रोकूंगा आपको। सवाल ये है कि जो आपने समस्याएं गिनाई वो जमीन पे है, ये लोग भी कह रहे हैं, दूसरा पक्ष नहीं मानता है। लेकिन उसको समीकरण को, उस समीकरण को, कास्ट इक्वेशंस की समीकरण को, नीतीश नरेंद्र मोदी के इलेक्शन मैनेजमेंट को, अमित शाह के मैनेजमेंट को कैसे तोड़ेंगे? कोई आइडिया है तो बताइए। आइडिया है ना? हाँ। 2015 में चुनाव लड़े थे, देश के प्रधानमंत्री गली गली घूम रहे थे। तो आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है? आगे मैं पूरी बात मैं पूरा कर लूं। देश के प्रधानमंत्री गली गली घूम रहे थे, तो क्या उनके उस समय उनकी रणनीति, अमित शाह की रणनीति, प्रधानमंत्री का योजना, प्रधानमंत्री का युवाओं को रोजगार, ये सब कहाँ चला गया था? और जनता ने मैंडेट क्यों दिया था? युवाओं की भागीदारी क्यों हुई थी? युवाओं की भागीदारी हुई थी कि तेजस्वी और नीतीश कुमार मिलकर हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। क्या क्या मुख्यमंत्री ने, आप हमको बताइए। एक अगर आरसीपी सिन्हा के गांव का, अगर आप चले मेरे साथ, एक आरसीपी सिन्हा के गांव में 50 घर, 40 घर इस बिहार के दरोगा की नौकरी कर रहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपके गांव में, आप अपोजिशन में थे, आपने उसको सवाल क्यों नहीं उठाया? मैं लगातार उठाते रहा हूं और मैं ये कहते रहा हूं कि इस देश में और बिहार में मेल में ये बातें नहीं है, वहाँ जो सदन में ये बातें नहीं है सर।
देखिए, सदन में हमारे पास रिकॉर्डिंग है जी। अगर मैं आपका अपना रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, मैंने सदन को कहा कि नालंदा के लोग ही रोजगार में सबसे आगे क्यों हैं और पूरे बिहार में कोई जिला में गरीब का बेटा को नौकरी क्यों नहीं मिलती। आएगा समय। नहीं, एक फैक्ट पे बात नहीं हुई थी, आपने एक मुहावरे पे बात की थी। हाँ, देखिए, फैक्ट कहूँ या मुहावरा कहूँ, मुहावरे में भी बहुत सारे चीज जो है वो लोग कह के निकल जाते हैं, और मैं तो इशारा किया था। आप अपोजिशन में, आपको लड़ना चाहिए था सर। लड़ते आया हूँ, यही नहीं लड़ा हूँ। जब रिजर्वेशन की बात हो रही थी, मैं और शिवचंद्र राम आलोक मेहता हमने चुनौती दिया था मुख्यमंत्री को कि मेडिकल कॉलेज में हमारे दलित और ओबीसी के रिजर्वेशन का एक भी सीट जो है आपका रिजल्ट नहीं निकला, और अपर कास्ट में जो 10% आपने रिजर्वेशन दिया है उसका जो है रिजर्वेशन को जोड़ के बहाली हो गई। अगर नीतीश जी सही थे तो उस एडमिशन को रद्द क्यों किया? मैं बीच में रोकूंगा विधायक जी। आपकी पार्टी गरीब गुरबों, सामाजिक न्याय, सोशल इंजीनियरिंग की बात करती है। आपके यहाँ से एलीट भी इस बार चुन के गए हैं, वो भूमियार जाति के अमरेंद्रधारी हैं, राज्यसभा गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? हम कोई जाति विशेष की बात नहीं करते, और मेरी पार्टी। आपने अभी बात कही ओबीसी और दलित, तो फिर तो स्वर्ण की बात होगी, जाति छोड़ दीजिए। बात स्वर्ण की नहीं हुई, बात हुई कि दोनों समाज को एक तराजू में तौलना। गलती हमारी थी कि गलती मुख्यमंत्री की थी? अपर कास्टों ने जो है आपने रिजर्वेशन को जो है जनरेट किया, और रिजर्वेशन से आपने उसको फायदा दे दिया, और हमारे बच्चों को रिजर्वेशन से वंचित किया। अच्छा सर, तो क्या ये सत्य उठाना नहीं लोकतंत्र में अपराध है? लाजमी है। लेकिन तो मैंने वही तो किया सर। राजद से अमरेंद्रधारी ऊपर तक कैसे आते हैं? हम जाति की बात मैं नहीं कर रहे। सामाजिक न्याय, लेकिन मैं सामाजिक न्याय राज्यसभा में कोई और भी पिछड़ा दलित, उनकी जो नुमाइंदगी हो सकती थी वो भी तो हो सकती थी। जाते रहे हैं हमेशा। तो इस बार क्यों नहीं? आप इतिहास का पन्ना उठा के देखिए, पत्थर तोड़ने वाली अगर बेटी को मुख्यमंत्री एमपी सदन में अगर किसी ने भेजा है तो वो लालू यादव। सर, मैं आपको जानकारी के मुताबिक बताऊं, मैं बीच में रोकूंगा। मैं विजय कुमार मांझी से पिछले दिनों इंटरव्यू में था, और उन्होंने बताया कि जो स्वर्गीय भागवती देवी हैं उसके पहले से चुनाव में थी, और डॉक्टर उपेंद्र नाथ वर्मा के समय से वो पहले भी विधायकी का चुनाव जीत चुकी थी। उसमें उनका सीधा आक्षेप था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ विजय कुमार मांझी को, कि ये जो टिकट देने का काम है वो राजनीतिक रूप से सीनियर थी लालू प्रसाद यादव को। तो ये बार बार इसको कोट करना, मैं सर मैं उनको ब्रीफ कर देता हूँ। विजय कुमार मांझी उनके बेटे हो सकते हैं, ठीक है, और मैं भी एक महापुरुष स्वर्गीय राजेश कुमार का बेटा हूँ जी। और मेरे और उनमें फर्क क्या है ये समझ लीजिए। रामविलास पासवान ने कहा कि मैं बीजेपी का दामन थाम लूंगा, और उसी दिन गया मैंने कहा था कि हम जो है दलितों के हितैषी हो सकते हैं, गरीबों के हितैषी हो सकते हैं, हम सत्ता के लालच में हम आपके साथ नहीं जा सकते। मैंने लात मार दिया था। तो रह गई बात कि भगवतिया देवी अपनी जो व्यक्ति माँ का इतिहास नहीं जानता हो, उससे मैं और क्या आशा रख सकता हूँ? उनसे ये पूछना। तो लालू जी की सरकार जाने में तो रामविलास पासवान जी का हाथ था, लोजपा का हाथ था, उस समय 30 सीटें लेकर के उन्होंने समर्थन नहीं दिया था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या समय पार्टी में। हाँ, और उसी समय आज लालू यादव भी गवाह हैं। उसी समय मैंने कहा था रामविलास पासवान को कि अगर लालू यादव से समझौता होगा तो आपके साथ रहूंगा, समझौता नहीं होगा तो नहीं रहूंगा। रामविलास पासवान हमें बहुत प्रतिष्ठा दिया, लेकिन मैं सत्ता के लालच में नहीं जाता। मेरा हर हालत में सामाजिक न्याय के साथ लगाव मेरे पूर्वजों का रहा है और वही रहेगा। सर, आप बोधगया से आते हैं, मैं और भी अलग अलग जगहों पे घुमा हूँ। वहाँ पर लोगों का आरोप है लोगों का कि विधायक जी जो बिलो लेवल के लोग हैं, जो गरीब तबके के हैं, महादलित के हैं, हरिजन हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति, जो करेक्ट वर्ड है संविधान के मुताबिक, उनसे नहीं मिलते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं। कितनी सत्यता है इस आरोप में? हम तो खुद ही एक दलित के बेटे हैं जी, और दलित का बेटा हमेशा से गरीब गुरबा का हितैषी रहा है, ये जनता है। एक बाप 4 बेटे को जीते जी खुश नहीं रख सकता है, और हमें 3 लाख लोगों को सुख। अगर आप
पेपर वर्क पे जाए तो 2,29,000 व्यक्ति हैं हमारे यहाँ वोटर। 2,29,000 मतलब कि हम 3 लाख मानते हैं, ठीक है। तो क्या मैं 3 लाख को खुश रख सकता हूँ? रह गई बात कि जिन लोगों ने शिकायत किया, क्या आपने उनसे पूछा कि आज जो सड़क पे चल रहे हैं यह किसकी देन है? आज जो बिजली मिल रही है यह किसकी देन है? आज जो है नहर की खुदाई हो रही है किसकी देन है? खुशहाली कम से कम 50 से ऊपर हमने हाई स्कूल दिया है, यह किसकी देन है? तो थोड़ी बहुत शिकायत होती है, लेकिन पूरे मगध परमंडल में मैं अपने मुंह से कह रहा हूं कि शायद मैं एक पहला एमएलए हूं जिसके पास जनता का कोई कमिटमेंट बकाया नहीं। हमारी जहाँ तक बात हुई सर, अलग अलग जगहों पे वो उन्होंने डायरी में नोट भी कराया था, किसी के जगह पे छठ घाट का इस्तेमाल वो निर्माण नहीं हुआ, किसी जगह पे वो पानी का व्यवस्था नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ थी। लेकिन खैर आप इस बात से कितना एतबार करते हैं, कितना यकीन करते हैं कि आप कहते हैं कि 2,29,000 या 3 लाख राउंड फिगर मान के चलें, तो आप ये मानते हैं कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते या फिर आप सभी जनता का देखभाल सही से नहीं कर सकते? हम हमेशा से जनता की देखभाल करते हैं, करते रहेंगे जब तक मैं इस धरती पे जीवित हूँ। नाराजगी ये इंसान का एक नेचर है, और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि सबको खुश रख सकता हूँ। सबकी सपना पूरा कोई एक एमएलए नहीं कर सकता है। पैसे हमें कितने मिलते हैं? एक पंचायत में साल में कम से कम 10 करोड़ रुपया मिलते हैं मुखिया को। 7 निश्चय के तहत पेयजल की व्यवस्था मुखिया जी को करनी होती है, पेवर ब्लॉक मुखिया जी को लगाना होता है, नली और गली मुखिया जी को बनाना होता है। कनेक्टिविटी पे प्लानिंग के तहत हमने काम किया। हमने अपने जनप्रतिनिधि जो हमसे पंचायत लेवल के स्तर के, हमने उनसे कहा कि आप अपनी गांव को संभालो और मैं कनेक्टिविटी दूंगा, और मैंने कनेक्टिविटी दिया एक एक गांव को। और एक भी ऐसी सड़क आप अगर घूमे होंगे, 100 में से अगर 99 गांव ऐसे नहीं होंगे जहां पे सड़क की निर्माण हमारे द्वारा नहीं की गई है और नहीं मैंने वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं वोट भी मांगने नहीं जाऊंगा, टिकट भी मांगने नहीं जाऊंगा। हमको काम पे भरोसा, हमने काम किया है। सर्वजीत पासवान बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके पिताजी का लंबा बड़ा नाम रहा है। लोग कह रहे हैं कि सर्वजीत पासवान 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के लड़कों से नहीं मिल रहे हैं। क्या सर्वजीत पासवान पे उम्र का असर हो रहा है क्या? सवाल ये नहीं उठता है। सवाल देखिए, राजनीति जो है बहुत टेढ़ी खीर होती है, इस चीज़ को मानना चाहिए। यूथ को मैं शुरू से अपील किया हूँ, हर यूथ से मैं ये अपील करता हूँ कि बाप आपने बड़ी मुश्किल से बच्चों को जन्म देता है। सर्वप्रथम अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर लीजिए, फिर हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलिए। किस तरह का लक्ष्य सर, थोड़ा सा बताइए। लक्ष्य उसका अपना जो जीवन का लक्ष्य है। एक माँ बाप का सपना क्या होता है? और एक बच्चे का सपना ये है कि वो राजनेता बने, नर्सर हो आपके साथ, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम? राजनीति को आप गलत मानते हैं? मेरी बात को नहीं समझे। मैंने क्या कहा है बच्चों को, जो आईएससी में पढ़ रहा है, जो मैट्रिक में पढ़ रहा है, क्या मैं उसको कहूँ कि पढ़ाई छोड़ करके तुम मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलो? हमारा तो यह संस्कार नहीं हो सकता। राजनीति में अगर इंटरेस्ट रखते हैं आप, तो भी पहली प्राथमिकता एज ए गार्जियन मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एजुकेशन लो, राजनीति करो। जो वो क्राइटेरिया क्या है आपके मुताबिक? वो क्राइटेरिया हमारा मतलब मेरे कितने साल का बच्चा, कितना पढ़ा हुआ बच्चा, जो व्यक्ति अपने पढ़ाई को, माँ बाप के सपने को साकार करने लायक हो गए हैं, जो एमए में पढ़ रहे हैं, जो बीए में पढ़ रहे हैं, वो हमारे समकक्ष बैठने योग्य हैं। और राजनीति में समझ लीजिए कि अगर मैं एक बच्चे को अपने साथ बुलाता हूँ, तो जो बड़े लीडर हैं वो कहते हैं वो तो लड़कनों के साथ घूम रहा है, लड़के कहते हैं बूढ़ों के साथ घूम रहा है। लेकिन हमने अपने जीवन में कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया है। इस डर से सर्वजीत पासवान नए बच्चों को तरजीह नहीं देते हैं कि वो कहेंगे लड़कों के साथ घूम रहे हैं, क्योंकि ये नई पीढ़ी है सर, लंबा इतिहास है, 75, 67 रामविलास पासवान जी का। मैं हमेशा से यूथ को पसंद किया हूँ
और यूथ को राजनीति में बहुत आगे लाने की शुरुआत जो है हमारे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ी रही। पॉलिटिक्स में सर 70 साल में रिटायर नहीं होना चाहते तो बच्चों को चांस नहीं देंगे। हमारा बात को नहीं समझे, सवाल बच्चों का नहीं है, सवाल है कि मैट्रिक पास करने वाले बच्चों का है जी। जो एमए और बीए पास पढ़ कर के आए हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें आप पर तो ये लांछन भी लगता है कि आप लड़कों के साथ घूम रहे हैं। लगता है राजनीति में बहुत तरह की चीज आती है, बहुत तरह के आरोप लगते हैं। मैं उस आरोप को खारिज करता हूं और मैं लोगों से अपील करता हूं कि जीवन में एक ही लक्ष्य भी रखना है, देश को बचाना है, तेजस्वी जी की सरकार लाना है, युवाओं को रोजगार कैसे मिले। हम लोग अभी उस मिशन में निकले हैं और मुझे लगता है कि किसी भी परिस्थिति में, देखिए हम लोग पार्टी में काम करने वाले लोग हैं, समय की पाबंदी होती है। जब सदन चलता है तो हमारे नेता जिम्मेवारी देते हैं कि सदन की फ्लोर मैनेजमेंट कौन देखेगा, वो जिम्मेवार, बहुत सारी जिम्मेवारियां मिलती हैं। उसमें कभी कदाल जो है कभी लोग छूट जाते हैं, कोई मिल जाते हैं, ये बहुत बड़ी कोई शिकायत की बात नहीं है। हम तो आपके माध्यम से भी लोगों को अपील करते हैं कि अगर आपका जनप्रतिनिधि क्षेत्र में काम नहीं किया है तो आप उसका बहिष्कार करें। हमने अगर काम किया है तो तेजस्वी जी के सपना को हर हालत में साकार आपको करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत पासवान जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। आपने बेशकीमती वक्त इस चुनावी मौसम में आपने मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद आपको। मैं सुरजीत पासवान जी के साथ बैठा हूँ, अभी और भी हाल मैं दिखाऊंगा बोधगया क्या, लेकिन एकमात्र मुझे जो मेरी समझ जो है उस समझ से मैं आपको बता रहा हूँ। नोएडा से उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए बिहार में घुसने के बाद में गया जिले में एकमात्र नेता है जो साथ वही से ये कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में उतना सेटलमेंट अभी नहीं मिला है, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान बाकी रहे हैं। हालांकि ऐसे में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी बहुत ज़्यादा उम्र के लिहाज से कोई सीमा पार नहीं किए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी जी जो युवा को आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, उसका मैसेज कितना जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए एनबीसी चुनावी दौरे पर एनबीसी का कारवां बोधगया में आ पहुंचा और हमने सर्वजीत कुमार जो बोधगया के विधायक हैं उनसे बातचीत की। जो उन्होंने बातचीत की उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये रहा कि जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं वो राजनीति में आ रहे हैं। हालांकि हम सब मानते हैं कि राजनीति में सिर्फ शिक्षा ही वह कारण नहीं है जिससे कि आप लोगों की जन सेवा करें। ऐसे में क्या सर्वजीत कुमार ने तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा है कि अगर वो कम पढ़े लिखे हैं तो उनका राजनीति में पदार्पण ये ठीक नहीं है। और राजनीतिक माहौल में सर्वजीत कुमार विधायक का अपने नेता तेजस्वी यादव पर इस तरह का कटाक्ष करना कितना सही है ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इसी तरह से खबरों को आपको पेश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।